नमस्ते। भौतिकी के शानदार एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बुनियादी गति के नियमों से लेकर उस बिजली तक जो हमारी आज की आधुनिक दुनिया को चला रही है, इस विश्लेषण में हम भौतिक जगत के उन सभी रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं, वो भी बिना किसी भारी भरकम किताबी भाषा के, बिल्कुल सीधे और स्पष्ट रूप से। यकीन मानिए, भौतिकी की यह दुनिया बहुत ही अद्भुत होने वाली है। तो आज के इस सफर में 6 मुख्य पड़ाव होंगे। गति और बल के नियमों से शुरुआत करते हुए हम कार्य और गुरुत्वाकर्षण को समझेंगे। फिर ध्वनि तरंगों और प्रकाश के विज्ञान से होते हुए मानव आंख की संरचना और अंत में विद्युत व चुंबकत्व की दुनिया को जानेंगे। एक बुनियादी कॉन्सेप्ट कैसे दूसरे की नींव रखता है, आइए फटाफट देखते हैं। चलिए, सबसे पहले स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, गति और बल। इस भौतिक विश्व को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि चीजें आखिर चलती कैसे हैं और वो कौन से अदृश्य बल हैं जो इस गति का कारण बनते हैं। अब दूरी और विस्थापन के बीच का अंतर न बहुत ही दिलचस्प है। मान लीजिए बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने के लिए लिया गया एक घुमावदार लंबा रास्ता, वो दूरी है। ये एक अदिश राशि है, यानी इसमें सिर्फ परिमाण या मैग्नीट्यूड होता है, दिशा का इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर ए से बी तक सीधे हवा में एक लकीर खींच दी जाए तो वो सबसे छोटी दूरी विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ये एक सदिश राशि है जहां दिशा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है ना? कमाल का कॉन्सेप्ट। और हाँ, गति की बात न्यूटन के बिना कैसे पूरी हो सकती है। पहला, जड़त्व का नियम। कोई भी वस्तु तब तक अपनी अवस्था नहीं बदलती जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। चलती बस के अचानक रुकने पर लगने वाला झटका, याद है ना, वो इसी का परिणाम है। दूसरा नियम, वो मशहूर फॉर्मूला है F=ma, जो बल, द्रव्यमान और त्वरण का सीधा संबंध बताता है। और तीसरा, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, जिसके कारण अंतरिक्ष में जाने वाला रॉकेट तेजी से नीचे गैस से छोड़ता है और ऊपर की तरफ उड़ता है। असल में ये नियम वास्तविकता में हर जगह लागू होते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह गति कैसे ब्रह्मांड के बड़े नियमों से जुड़ती है। हमारा दूसरा पड़ाव है कार्य, ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण का वो अदृश्य खिंचाव जो पूरे ब्रह्मांड को बांध कर रखता है। पता है, द्रव्यमान और भार में अक्सर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। द्रव्यमान यानी मास, ये वस्तु के अंदर मौजूद पदार्थ की असल मात्रा है जो कभी नहीं बदलता, बिल्कुल फिक्स। लेकिन भार वो गुरुत्वाकर्षण बल है जो उस द्रव्यमान को नीचे की ओर खींचता है। इसीलिए एक अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान पृथ्वी और चांद दोनों जगह बिल्कुल एक समान रहता है, लेकिन चांद पर गुरुत्वाकर्षण कमजोर होने के कारण उनका भार पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ छठा हिस्सा रह जाता है। मतलब मास वही पर वेट कम। अब गुरुत्वाकर्षण के इसी खिंचाव के कारण ग्रह गति करते हैं और केपलर के 3 नियम इसे एक बहुत ही सटीक गणितीय रूप देते हैं। पहला नियम बताता है कि ग्रह गोल नहीं बल्कि अंडाकार या एलिप्टिकल कक्षाओं में घूमते हैं। दूसरा है क्षेत्रफल का नियम, जो ये साफ करता है कि जब कोई ग्रह सूरज के नजदीक आता है तो उसकी गति अपने आप तेज हो जाती है। और तीसरा नियम ये ग्रह के चक्कर लगाने के समय और सूरज से उसके दूरी के संबंध को एक बेहतरीन फॉर्मूले में पिरोता है। गुरुत्वाकर्षण के अलावा ऊर्जा इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी करेंसी है। ऊर्जा संरक्षण का नियम साफ कहता है कि ऊर्जा न तो बनती है और न ही नष्ट होती है, यह बस अपना रूप बदलती है। उदाहरण के लिए डायनमो को ही ले लीजिए। ये यांत्रिक ऊर्जा को लेता है और बिजली में बदल देता है। वही मोटर इसका ठीक उल्टा करती है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत सिग्नल्स में और घर का बल्ब उसी बिजली को प्रकाश और ऊष्मा में बदल देता है। कोई नई ऊर्जा पैदा नहीं हुई, बस एक रूप से दूसरे रूप में एक शानदार सफर तय हुआ। ऊर्जा के इन्हीं रूपों में से एक बहुत ही अहम रूप है ध्वनि। हमारा तीसरा पिलर है ध्वनि तरंगों की दुनिया। देखिए, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन्हें आगे बढ़ने के लिए हवा, पानी या किसी ठोस माध्यम की सख्त जरूरत होती है। बिना माध्यम के कोई आवाज नहीं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है, इंसान असल में किस आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी तक की आवाजें सुन सकते हैं? इकोलोकेशन का इस्तेमाल करने वाले जानवरों के मुकाबले हमारी इंसानी जैविक सीमाएं आखिर क्या हैं? तो इसका जवाब है 20 से 20,000 हर्ट्ज। बस यही इंसानी ऑडिबल रेंज है। इससे कम आवृत्ति वाली ध्वनि इंफ्रासोनिक कहलाती है और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली ध्वनि अल्ट्रासोनिक।
अब अल्ट्रासोनिक तरंगे भले ही इंसानी कानों को न सुनाई दें, लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में शरीर के अंदर झांकने के लिए अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के रूप में ये तरंगे एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुई हैं। और हाँ, ध्वनि का उपयोग पानी के गहरे अंधेरे में देखने के लिए भी किया जा सकता है। सोनार तकनीक में पनडुब्बी से अल्ट्रासोनिक तरंगे भेजी जाती हैं, जो किसी चट्टान या डूबे हुए जहाज से टकराकर इको के रूप में लौटती हैं। तरंगे लौटने में लगे समय और पानी में ध्वनि की गति का गणित लगा के एकदम सटीक दूरी निकाल ली जाती है। ये सच में समुद्र की गहराई में एक अदृश्य आंख की तरह काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये साउंड वेव का कॉन्सेप्ट कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बिल्कुल अलग हो जाता है। हमारा चौथा पिलर है प्रकाश। ये एक ऐसी तरंग है जिसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती और ये परावर्तन तथा अपवर्तन के जरिए हमारी इस पूरी रंग बिरंगी दुनिया को आकार देती है। प्रकाश की किरणों को मोड़ने का सबसे बेहतरीन टूल है लेंस, उत्तल लेंस, जो बीच में मोटा होता है। प्रकाश की किरणों को मोड़कर एक ही बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, बिल्कुल एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। वहीं अवतल लेंस किनारों पर मोटा होता है और प्रकाश को दूर दूर तक फैला देता है, जिसका शानदार इस्तेमाल फ्लैशलाइट्स में किया जाता है। तो सबसे अहम बात यह है कि प्रकाश आखिर मुड़ता क्यों है। इसका सीधा सा वैज्ञानिक कारण है अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति बदल जाती है। जरा कल्पना कीजिए कि एक मार्चिंग बैंड पक्की सड़क से मार्च करते हुए अचानक गहरे कीचड़ में उतर जाए। उनकी गति धीमी होगी और पूरी लाइन थोड़ी सी मुड़ जाएगी, है ना? ठीक वैसे ही प्रकाश हवा से पानी या कांच जैसे सघन माध्यम में जाने पर धीमा होकर मुड़ जाता है। प्रकाश की इन सभी भौतिक सिद्धांतों को प्रकृति ने हमारी आंखों में बहुत ही खूबसूरती से ढाला है। हमारा पांचवा पिलर है मानव आंख, प्रकृति का अपना बनाया हुआ सबसे बेहतरीन बायोलॉजिकल कैमरा। अब जब इस बायोलॉजिकल कैमरे का प्राकृतिक लेंस ठीक से फोकस नहीं कर पाता तो दृष्टिदोष पैदा होते हैं। मायोपिया यानी निकट दृष्टिदोष में इमेज रेटिना तक पहुंचने से पहले ही बन जाती है, जिसे डाइवर्जिंग अवतल लेंस से सुधारा जाता है। जबकि हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टिदोष में इमेज रेटिना के पीछे जाकर फोकस होती है और इसे कॉन्वेक्स लेंस वापस खींचकर सही जगह पर ले आता है। एकदम सटीक एडजस्टमेंट। प्रकाश का एक बहुत ही जादुई गुण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी TIR। जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय एक खास क्रिटिकल कोण पर सतह से टकराता है तो वो बाहर निकलने के बजाय पूरी तरह अंदर ही लौट आता है। इसी अनोखे प्रभाव के कारण रेगिस्तान में पानी होने का मृग तृष्णा वाला भ्रम होता है। और पता है, यही वो जादुई तकनीक है जो बिना ऊर्जा खोए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के जरिए पूरी दुनिया के इंटरनेट को बिजली की रफ्तार से चला रही है। हम अपनी इस रोमांचक यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, विद्युत और चुंबकीय प्रभाव। ये वो अदृश्य बल है जो सच में आधुनिक युग की रीढ़ है। किसी भी सर्किट की बुनियादी भाषा को समझने के लिए ओम का नियम सबसे जरूरी कुंजी है। ये फॉर्मूला V=IR एक बहुत ही सीधा संबंध स्थापित करता है। वोल्टेज वो दबाव या धक्का है जो करंट को आगे बहने पर मजबूर करता है और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध उस बहाव के रास्ते में आने वाली रुकावट है। धक्का, बहाव और रुकावट, बस यही है पूरा खेल। सर्किट को जोड़ने के दो मुख्य तरीके होते हैं। श्रेणीक्रम या सीरीज सर्किट में सभी चीजें एक ही लाइन में जुड़ी होती हैं, इसलिए करंट के जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। करंट तो समान रहता है लेकिन वोल्टेज सभी में बट जाता है। वहीं समानांतर या पैरेलल क्रम में वोल्टेज समान रहता है और करंट अलग अलग रास्तों में अपनी जरूरत के हिसाब से बट जाता है। घरों में इसी समानांतर वायरिंग का इस्तेमाल होता है ताकि हर उपकरण को पूरे 220 वोल्ट मिल सकें और एक टीवी बंद करने से पूरे घर की बत्ती गुल ना हो जाए। बिजली और चुंबकत्व आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम इलेक्ट्रिक मोटर को समझाता है। ये बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र और करंट मिलकर कैसे एक बल या गति पैदा करते हैं। दूसरी ओर ठीक इसके विपरीत दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए है। ये दर्शाता है कि जब गति और चुंबकीय क्षेत्र मिलते हैं तो कैसे फैराडे के प्रेरण सिद्धांत के जरिए एक नया करंट पैदा हो जाता है। ऊर्जा वही है, बस दिशा और परिणाम बदल जाता है। इस पूरे एक्सप्लेनियर के बाद एक बहुत ही गहरा और उत्तेजक सवाल उभरकर सामने आता है।
अगर गति, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश और विद्युत चुंबकत्व के इन चंद बुनियादी नियमों को समझने भर से मानवता पाषाण युग से निकलकर आज के इस एडवांस डिजिटल युग तक पहुंच गई है, तो जरा सोचिए, जब भविष्य में इन बलों पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया जाएगा, तब कैसी अकल्पनीय और जादुई तकनीकें जन्म लेंगी। ये एक ऐसा विचार है जो भौतिक विज्ञान की अनंत संभावनाओं की ओर इशारा करता है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान के इन चमत्कारों को खोजना यूं ही जारी रहना चाहिए।